रविकांत ने मजाक में कहा, मनोज यार, मुझे तो लगता है हम अलग अलग गांव से आने वाले लड़के सर्वहारा वर्ग के हैं और ग्वालियर के ये मूल निवासी स्कूटर मोटरसाइकिल से आने वाले लंबे और स्मार्ट लड़के पूंजीपति वर्ग के हैं। आज तो तुमने क्लास में सर्वहारा वर्ग की नाक ऊंची कर दी। रविकांत द्वारा की गई इस तारीफ से मनोज का चेहरा खुशी से चमकने लगा। ग्वालियर में मनोज के शुरुआती महीने स्थायित्व खोजने में ही बीत रहे थे। फीस और किताबों के बाद उसके घर के लिए हुए पैसे भी खत्म हो चुके थे। 3 महीने उसे त्रिलोकी के साथ रहते हुए हो गए थे। त्रिलोकी के कमरे में उसका एक रूम पार्टनर केशव भी रहता था, इसीलिए उस कमरे में 2 की जगह अब 3 लोग हो गए। एक कमरे में 3 लोगों के रहने से त्रिलोकी को कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके रूम पार्टनर केशव के विचार इतने सुलझे हुए नहीं थे। त्रिलोकी का रिश्तेदार होने के कारण केशव मनोज को अलग कमरे लेने के लिए सीधे सीधे नहीं कह पा रहा था, लेकिन केशव चाहता था कि वह कहीं दूसरी जगह कमरा देख ले। केशव पीजीवी कॉलेज से बीएससी कर रहा था। वह ज्यादातर समय किताब हाथ में लिए बैठा रहता था। साइंस से बीएससी करने के कारण वह आर्ट से बीए करने वाले मनोज को पढ़ाई में अगंभीर और कमजोर मानता था। एक दिन केशव ने मनोज से कह ही दिया, मनोज, तुम अपने लिए जल्दी ही यार अलग कमरा देख लो। 3 लोगों में एक कमरे में रहने पर मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। मनोज ने केशव को आश्वासन दिया कि वह जल्दी ही अलग कमरा किराए पर ले लेगा। लेकिन जब त्रिलोकी को इस बात का पता चला तो उसने मनोज से अलग रहने से साफ मना कर दिया। त्रिलोकी ने केशव को आड़े हाथों लिया। केशव, 3 लोग आराम से रह सकते हैं एक कमरे में। मनोज ग्वालियर में नया है, इसीलिए पहले साल तो ये मेरे साथ ही रहेगा। त्रिलोकी ने मनोज को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए केशव को स्पष्ट कर दिया। त्रिलोकी के निर्णय के विरोध में केशव कुछ नहीं कह पाया, लेकिन वह मनोज से चिढ़ने लगा। एक सुबह त्रिलोकी किसी काम से अपने गांव चला गया, लेकिन मनोज कॉलेज चला गया। केशव अकेला कमरे पर रह गया। कॉलेज में एक पीरियड खाली था। मनोज और संजय श्रीवास्तव ग्राउंड में एक बेंच पर बैठकर इंग्लिश विषय को बीए में चुनने को लेकर चर्चा करने लगे। संजय ने इंग्लिश के लाभ गिनाने शुरू किए। मनोज, आजकल इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इंग्लिश बहुत जरूरी है। मनोज इंग्लिश के नाम से ही घबराता था। उसने संजय से प्रतिवाद किया, लेकिन संजय, पीएससी में तो इंग्लिश की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। संजय ने दृढ़ता से कहा, पर जिंदगी में पड़ती है, और किसने कहा कि तुम पीएससी में सेलेक्ट ही हो जाओगे? अगर पीएससी में नहीं हुए तो हिंदी का झुंझुना तुम्हारे पेट नहीं भर पाएगा। इंग्लिश आपके लिए नौकरी के कई ऑप्शन खोल देती है। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, किसी भी स्कूल कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स बन सकते हो। मनोज ने जब यह यथार्थ सुना तो वह घबरा गया। उसने पीएससी में सेलेक्ट न हो पाने की बात पर तो विचार ही नहीं किया था। श्रीवास्तव आज ज्ञान देने के मूड में था। भाई मनोज, आप पहले ही आर्ट जैसे अनुपयोगी सब्जेक्ट लेकर गलती कर चुके हैं। इन सब्जेक्ट के दम पर मार्केट में आप 4 पैसे नहीं कमा सकते। अब कम से कम इंग्लिश बची है, जिसे अच्छे से सीख कर आप अपना भविष्य कुछ तो सुरक्षित कर सकते हो। मार्केट आधारित भविष्य के हिसाब से श्रीवास्तव ने कुछ भी गलत नहीं कहा था। मनोज भी यह समझ रहा था कि इंग्लिश का ही भविष्य है, इसीलिए उसने सोचा कि हिंदी साहित्य और इतिहास के साथ इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ना चाहिए। उसने बीए में एक सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर रखने का निर्णय ले लिया। आज चर्चा में शाम के 4 बज गए। कमरे पर पहुंचकर उसने देखा कि कमरे पर ताला लगा हुआ है। वह वहीं बैठकर केशव का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते 2 घंटे बीत गए तो उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसे केशव के एक दोस्त के बारे में पता था जो पास ही में रहता था। केशव के दोस्त के घर जाकर उसे पता चला कि केशव तो अपने गांव डबरा चला गया। ललितपुर कॉलोनी में त्रिलोकी के कमरे पर ताला अब भी बंद था। उसकी चाबी केशव अपने साथ ले गया था। मनोज को यह समझ नहीं आ रहा था कि केशव जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए कमरे की चाबी अपने साथ ले गया है या गलती से चाबी उसकी जेब में पड़ी रह गई होगी।
लेकिन कुछ भी हो, मनोज अब मकान मालिक के भय के कारण कमरे का ताला तोड़ नहीं सकता था। उसके लिए समस्या यह थी कि वह रात में जाएगा कहाँ। इतने बड़े शहर में इतने सारे मकानों के बीच एक लड़का रात को रुकने के लिए एक अदद छत ढूंढ रहा था, पर कोई आसार उसे दिख नहीं रहा था। उसे भूख लग रही थी, पर उसकी जेब में 20 रुपए ही बचे थे। उसने एक छोले भटूरे की ठेल पर 20 रुपए के 2 छोले भटूरे खा लिए। अब बड़ी और भारी रात बितानी थी। मनोज को राजपूत बोर्डिंग में रहने वाला शिवशंकर याद आ गया। वह राजपूत बोर्डिंग चला गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि शिवशंकर बोर्डिंग में नहीं, वह अपने गांव भिंड चला गया है। अब कोई रिश्तेदार या दोस्त पूरे ग्वालियर में मनोज का नहीं था जहां वह रात बिता सके। मनोज कॉलेज के बाहर अचलेश्वर मंदिर के पास बैठ गया। आज उसे महसूस हुआ कि रहने के लिए एक निश्चित कमरा कितनी बड़ी उपलब्धि होती है। वह देर तक फुटपाथ पर बैठे इन भिखारियों को देखता रहा। कमजोर औरतें, बूढ़े बीमार आदमी मैली गठरियों को अपने सर के पास रखे फुटपाथ पर सोने की तैयारी में थे। मनोज उन्हें देखकर अपना कष्ट भूल गया। वह तो आज पहली बार बेघर हुआ है। ये गरीब भिखारी तो रोज ऐसे ही सोते हैं। ये लोग क्या सोचते होंगे, क्या इच्छाएं होंगी इनके लिए सुख क्या होता है। एक दो दुधमुहे बच्चे अपनी कमजोर माँ की छाती से चिपके हुए थे। क्या ये बच्चे भी जब बड़े हो जाएंगे तब ऐसे ही फुटपाथ पर सोएंगे? अपने कष्ट को भूलकर वह इन तमाम प्रश्नों में डूब गया, पर उसे इन अपने प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। सब भिखारी सो गए, पर मनोज की आंखों में नींद नहीं थी। आज वह इन बेघर भिखारियों का सहयात्री था। उसकी वेदना आज इन भिखारियों की वेदना से घुल मिल गई थी। उसे लगा कि क्या मैं कभी इस काबिल हो पाऊंगा जब इन लोगों के दुखों को दूर कर सकूं। सारी रात उसकी जगते हुए कट गई। अपने कष्ट को भूलकर वह रात भर इन गरीब और मजबूर लोगों के बारे में सोचता रहा। सुबह उसने पास ही नल पर जाकर मुंह धोया, पानी पिया और कटोरा तालाब के पार्क में जाकर बैठ गया। रात भर के जगे हुए मनोज को कटोरा तालाब की बेंच पर नींद आ गई। 2 घंटे सोने के बाद उसकी थकान कुछ कम हुई। अगले पूरे दिन वह कई बार रूम पर गया, पर हर बार वहां जाकर देखता कि दरवाजे पर तो अभी भी ताला लगा हुआ है। उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। उसने दूसरा पूरा दिन कॉलेज में गुजार दिया और रात भूखे पेट कटोरा तालाब की बेंच पर करवटें बदलते हुए बिता दी। बेघरबारी का तीसरा दिन मनोज के लिए बहुत कठिन होने वाला था। गांव जाने के लिए भी उसके पास अब पैसे नहीं बचे थे। वो सुबह 7 बजे कमरे पर पहुंच गया, पर कमरा अभी भी बंद था। उसने ताले को पकड़कर हिलाया, लेकिन ताला हिलने से खुलने वाला नहीं था। वो कॉलेज चला गया, लेकिन उसकी हिम्मत क्लास में जाकर बैठने की नहीं हो रही थी। वह ग्राउंड की बेंच पर बैठ गया। बेंच पर बैठे बैठे मनोज ने विचार किया कि ऐसी तकलीफें तो आएंगी ही, इन्हीं कठिनाइयों को तो पार करना है। इस विपरीत समय में भी मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। मुझे पढ़ाई करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। अचानक उसने अपने भीतर हिम्मत महसूस की। वह उठा और तेज कदमों से क्लास की ओर चल पड़ा। उसके बाद उसने लगातार 3 क्लास ली। उसने आज अपना ध्यान भूख और कमरे पर से हटाकर केवल पढ़ाई में लगाया। कॉलेज खत्म हो गया। मनोज ने अपनी समस्या किसी को भी नहीं बताई। उसने तय किया था कि वह किसी के सामने रोएगा नहीं, गिड़गिड़ाएगा नहीं, किसी दोस्त से मदद नहीं मांगेगा। उसे लग रहा था कि इसी संघर्ष के रास्ते पर चलकर वह अपने जीवन में कुछ करने लायक बन पाएगा। उसे अब इस संघर्ष में अजीब सी संतुष्टि होने लगी थी। रात हो रही थी। 2 दिन से मनोज के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। भूख से बेहाल मनोज के शरीर में ताकत बिल्कुल नहीं बची थी। उसे लग रहा था कि अब यदि उसे भोजन नहीं मिला तो वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाएगा। चलते चलते वह ललितपुर कॉलोनी में सावित्री भोजनालय के सामने पहुंच गया। होटल के काउंटर पर
एक 30 साल का युवक बैठा था जो सावित्री भोजनालय का मालिक था। उसने काउंटर पर बैठे मालिक से पूछा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या मुझे मजदूरी के बदले आपके यहाँ भोजन मिल सकता है? मनोज के इस वाक्य में कहीं से भी कोई निवेदन नहीं था, बल्कि भरोसा था, जैसे वह अपना हक मांग रहा हो। भोजनालय के मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। दुबले पतले मनोज के चेहरे पर दाढ़ी थी, ढीले ढाले पैंट शर्ट गंदे हो गए थे, चेहरा कमजोर था, आंखें अंदर को धंस गई थी। होटल मालिक ने कुछ सोचकर जवाब दिया, होटल में काम करने के लिए तो मेरे पास पहले से ही वर्कर है। होटल मालिक की बात सुनकर मनोज को निराशा नहीं हुई। उसने किसी उम्मीद से भरोसे से कहा, मेरे लिए भोजन जरूरी है, पैसे न होने के कारण मैं मजदूरी करके भोजन करना चाहता हूँ। होटल मालिक के यहाँ सैकड़ों लड़के खाना खाने आते थे। कईयों के पास समय पर देने के लिए पैसे नहीं होते थे, वो उधार भी खाते थे। कई बार उधार वापस मिलता भी नहीं था। कई बार लड़के पैसे न होने पर रोनी सूरत बनाकर फ्री में भी खा जाते थे। होटल मालिक लड़कों की रग रग से वाकिफ था, लेकिन ऐसा कोई लड़का अथवा इस तरह का कोई प्रस्ताव इस होटल में पहले कभी नहीं आया था। होटल मालिक ने नौकर को आवाज लगाई, इन भाई साहब को एक थाली लगाओ। मनोज के सामने दाल, आलू गोभी की सब्जी, 5 रोटी और चावल से सजी थाली आ गई। वह खाना खाने लगा। उसका दिमाग सुन्न हो रखा था। आज का भोजन साधारण नहीं था। भोजन पाने का आज का तरीका भी साधारण नहीं था। रोज कितनी आसानी से भोजन मिलता है, कितना कठिन हो सकता है पेट भर भोजन मिलना, यह आज मनोज को महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, जिन्हें वह रोक रहा था। वह होटल मालिक की इंसानियत पर भी भावुक हो रहा था। भोजन करने के बाद वह होटल मालिक के पास गया। धन्यवाद, अब आप मेरा काम बताइए, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। होटल मालिक फिर से इस अजूबे से रूबरू हो रहा था। अरे भाई, काम करने की जरूरत नहीं है। आपने खाना खा लिया है, आपको इसके बदले कोई मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। तभी होटल में मनोज के कॉलेज का दोस्त रविकांत द्विवेदी आ गया। होटल मालिक ने उसे पूरी कहानी कह सुनाई। कारण जानकर रविकांत द्विवेदी ने खाने के 30 रुपए निकालकर होटल मालिक की तरफ बढ़ा दिए, पर मनोज भोजन के बदले मजदूरी करने पर अड़ा रहा। इस सीन को होटल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति देख रहा था। एक दाढ़ी वाला कमजोर सा लड़का खाना खाने के बदले मजदूरी करने पर जिद कर रहा था। एक होटल मालिक उससे मजदूरी कराने को तैयार नहीं था। एक दूसरा लड़का थाली की कीमत 30 रुपए निकालकर अपने हाथ में पकड़ा था। बड़ा अजीब दृश्य था। निर्णय क्या होगा किसी को नहीं पता। रविकांत द्विवेदी को भी नहीं पता था कि कॉलेज में सीधा सरल सा दिखने वाला मनोज इतना जिद्दी है। मनोज जैसे किसी नशे में बोल रहा था। उसका दिमाग जैसे एक जगह आकर अटक गया था। उसको नहीं पता था कि यह जिद उसके भीतर क्यों और कैसे आ गई है। उसने होटल मालिक से फिर से कहा, यदि मुझे काम नहीं करने दिया जाएगा तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा। आप होटल बंद कर दोगे, मैं फिर भी यहीं खड़ा रहूंगा। तब तक खड़ा रहूंगा जब तक आप मुझे कोई काम करने की अनुमति नहीं दे देते। 3 दिन सड़क पर बिताने के कारण उसे अभ्यास हो गया था। वह कह सकता था कि वह होटल के बाहर तब तक खड़ा रहेगा जब तक उसे काम करने की अनुमति नहीं मिल जाती। होटल मालिक के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। रविकांत द्विवेदी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। होटल में उपस्थित कुछ लोग इस दृश्य पर हंस रहे थे। कईयों को मनोज में एक बेवकूफ अथवा अति आदर्शवादी लड़का नजर आ रहा था। होटल मालिक ने हार कर नौकर से कहा, यार इन भाई साहब को अंदर ले जाओ, ये बर्तन साफ करेंगे। नौकरों को थोड़ा अजीब लगा। इस होटल में कई लोग फ्री में खाकर चले गए, कई उधार खाकर वापस नहीं आए, पर होटल मालिक ने कभी भी किसी से बर्तन नहीं धुलवाए थे। होटल मालिक का यह व्यवसाय था, पर उसने कभी भी पढ़ने वाले लड़कों को पैसे के लिए परेशान नहीं किया था। फिर भी उसका होटल उसे बहुत कमा कर देता था।
पर आज होटल मालिक को इस नौजवान की जिद ने मजबूर कर दिया था। होटल मालिक ने एक बार फिर वही बात दोहराई तो नौकर मनोज को अंदर ले गया। मनोज ने अंदर जाकर आधे घंटे तक बर्तन साफ किए। रविकांत द्विवेदी होटल में बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार करता रहा। मनोज ने वापस आकर होटल मालिक से कहा, भोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी आंखों में संतुष्टि की चमक थी। होटल मालिक अपनी कुर्सी से उठा और काउंटर से बाहर आ गया। मनोज को उसने दरवाजे तक छोड़ा और जाते समय हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मनोज ने होटल मालिक से हाथ मिलाया। होटल मालिक कुछ बोलना चाह रहा था पर बोल ना सका। रविकांत द्विवेदी उसे अपने कमरे पर ले गया। दोस्तों, ये था 12th फेल बाय अनुराग पाठक ऑडियो बुक एपिसोड नंबर 7। और आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।